हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीट के अंदर फिजिक्स के वन शॉट लेकर मैं आ गया हूं। यहां पर हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, यहां से लेकर क्लास 12th के लास्ट चैप्टर यानी सेमीकंडक्टर तक की बात करेंगे। हर एक चैप्टर को वन शॉट में और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ बाइंड अप करेंगे। तो बिल्कुल आराम से आप लोग बैठ जाइए। इस वीडियो को मुझे पता है आप लोग 2x में देखेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं क्योंकि मैं सारी चीजें यहां पर आप लोगों को करा दूंगा। बस याद रखना कि बेसिक्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मुझे फिजिक्स अब तक कुछ भी समझ में नहीं आई, सर मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, सर मैं कोशिश तो करता हूं सर समझने की, लेकिन उसमें पता नहीं क्या हो जाता है, टीचर के सामने क्वेश्चन सॉल्व होते वैसे नहीं होते और आप लोगों ने बहुत इधर उधर बहुत पैसा दे लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो सबसे पहले इसके अंदर आती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक चलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास आती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर होना चाहिए, कुछ उसकी यूनिट होनी चाहिए, ये उसी की बात कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं भाई मेरे पास पेन है, तो पेन का मास भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, मतलब मेजरमेंट भी है और मास भी है। तो ये दोनों चीजों के बिहाफ पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। यही कंडीशन यहां पर आप लोगों को बोली गई है। और ये पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट आना चाहिए वो है मास, लेंथ एंड टाइम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन आती है कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखो एक तो होता है इसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक होती है यूनिट। अब ये क्या चीज है, ध्यान से देखिए। आपसे बोला गया भैया 50, लेकिन 50 क्या, 50 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, केजी है, किलोग्राम, मतलब क्या क्या है ये नहीं पता ना आप लोगों को। तो ये पता चलेगा यूनिट लगने के बाद। तो यहां पर ये बोला गया है कि जैसे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो और साथ में उसके कुछ क्वांटिटी हमारे पास लगी हो, जैसे आपने यहां पर देखा न्यूमेरिकल वैल्यू है 50 और आपके पास यूनिट लगी है केजी, तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि मास की बात हो रही है क्योंकि केजी लग गया, समझ रहे हैं। और यही सेंटीमीटर लगा होता तो बोलते हैं आपकी लेंथ की बात हो रही है, और यहीं पर अगर सेकंड लगा होता, आर लगा होता, मिनट लगा होता। सोचो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन यूनिट चेंज होने की वजह से आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर रहा है। आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि यहां पर आपके पास है लेंथ है, मास है, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको ना एक सिंपल शॉर्ट तरीके से बताता हूं। हुआ क्या, मान लेते हैं आप सभी बच्चे बैठे हुए और मैंने आप लोगों से कहा कि भाई जाओ जाकर बाहर से चॉकलेट ले आओ। मैं यही एग्जांपल अक्सर दिया करता हूं। तो आप लोग बाहर गए, मस्त तरीके से आप लोगों ने चॉकलेट खरीदी, अब मेरे पास लेकर आए। कुछ तो अच्छे बच्चे थे, उन्होंने बोला सर हम 10 किलो चॉकलेट लाए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैंने कहा यार बहुत सही है। लेकिन कुछ शरारती बच्चे थे, उन्होंने बोला कि सर मैं तो मिलीग्राम में लाया हूं, माइक्रोग्राम में लाया हूं। अब भाई कितना छोटा सा मास लेकर आया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, लेकिन मास तो लाया है ना। इंपॉर्टेंट है कि वो मास को लेकर आया। तो साइंटिस्ट ने बोला यार ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर हम मिलीग्राम की बात करें, माइक्रोग्राम की बात करें, किलोग्राम की बात करें, ग्राम की बात करें, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इन सब चीजों से बचा कैसे जा सकता है। तो इनका एक ही तरीका है, उन्होंने बोला कि जितनी भी चीजें मास की हैं उसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। जितना भी मास आ रहा है, चाहे किलोग्राम की बात हो, ग्राम की बात हो, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, उन सभी को आप रिप्रेजेंट कर दो कैपिटल एम से। इसी तरीके से अगर आपके पास सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, कुछ भी है, आप उसे सीधा सीधा उठा करके एल से यानी कि लेंथ से कंपेयर वो कर देंगे, मतलब डिनोट कर देंगे एक तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप सेकंड, आर या फिर मिनट की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग टाइम को देख लेंगे, ठीक है। कैपिटल टी से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो इशू। यही यहां पर सारी चीजें बोली गई। देखो लेंथ की यूनिट आपको मीटर दी हुई है, यूनिट ऑफ मास आप लोगों को किलोग्राम दिया हुआ है, सिंपल। आगे चलते हैं। अब यूनिट क्या इंपॉर्टेंस क्या है यार, अगर यूनिट नहीं होगी तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। मैंने आपसे बोला भाई कुछ 50 है, 50, अरे 50 क्या, किलोग्राम है, सेंटीमीटर है या सेकंड है, मतलब आप किस चीज की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, आप मेजरमेंट यानी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, या फिर आप बात कर रहे हैं टाइम की। तो जो भी चीज आप बात कर रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में कुछ तो लिखोगे ना। तो वही चीज यहां पर आप लोगों को गिवन है कि मतलब ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, बताता है आप लोगों को ओवरऑल करके, यही चीज आपको दी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है दो चीजें, एक होता है हमारे पास बच्चों फंडामेंटल यूनिट और एक होता है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। मैं हर बार बच्चों से एक चीज बोला करता हूं कि जब भी बात फंडामेंटल यूनिट की है, इट मींस ये क्या है, बाप है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जब भी बात हमारे पास फंडामेंटल यूनिट की आएगी तो समझ जाना कि ये क्या है, बाप है। अब बाप को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, है ना। और ये जितनी भी चीजें ये इसके बच्चे हैं। कहने का मतलब ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। जैसे कि मैं आप लोगों से बोलता हूं, यहां पर अगर मुझे इसका एग्जांपल लिखना हो, जैसे अगर मैं यहां पर इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा मास, ठीक है, मैं लिखूंगा लेंथ और मैं लिखूंगा यहां पर टाइम। ये कंडीशन मुझे यहां पर होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे डेंसिटी। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने लिखा यहां पर क्या बच्चों, आप लोगों ने लिखा डेंसिटी। ये देखिए, अब डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम।
अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं मास, वॉल्यूम, ये सारी चीजें, कहने का मतलब जब दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल जाती है, फंडामेंटल यूनिट मिल जाती है, तो वो फॉर्म करती हैं डिराइव्ड यूनिट के लिए। इतना क्लियर है? और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है या फिर फंडामेंटल यूनिट क्या है? ये है आपकी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज है। क्या इतना क्लियर है मेरे लाल? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आप लोगों से क्या बोलता है, ये देखो, यही चीज आप लोगों को बोली हुई है, सिंपल सी चीज है, इंडिपेंडेंट यूनिट की बात हो रही है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब आपके पास कुछ यहां पर यूनिट्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, दो या दो से ज्यादा वैल्यू को आपने मिला दिया। अब एरिया के लिए हमारे पास क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम के लिए, तो आप लोग यहां पर क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब, जैसे आप लिखते हैं मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो इस तरीके से आपके पास फॉर्म हुआ। और अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का टर्म होता है मीटर पर सेकंड। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बोली कि कहीं भी अगर मास आए तो कैपिटल एम, कहीं भी अगर लेंथ आए तो कैपिटल एल, और कहीं भी अगर टाइम आए तो कैपिटल टी से डिनोट करो। अब एक बात बताओ, मीटर पर सेकंड आ रहा, मीटर यानी कि लेंथ की बात हो रही है, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल एल, और ये अपॉन में है सेकंड, मतलब टाइम की बात हो रही है, तो एल अपॉन टी आ जाएगा, तो ये एल टी माइनस वन हो जाएगा। ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, अभी सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास डायमेंशन है कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। जैसे अगर मास आता है तो मैंने बोला कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करो, लेंथ आता है तो कैपिटल एल से, टाइम आता है तो कैपिटल टी से, करंट आता है तो कैपिटल ए से एम्पियर के लिए, टेम्परेचर आता है तो उसे थीटा से डिनोट करो, तो वहीं आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है तो मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है तो कैंडेला यानी कि सीडी से आप इसे डिनोट करो, तो ये हमारे पास है। यूजुअली आप इन तीनों का यूज ना करके ये चार मोस्टली यूज होते हैं, और उन चारों में से भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला मास, लेंथ और टाइम है। क्लियर है इतना? अगर आपको किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये रहता है सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आपको यूनिट पता हो या फिर आपको फॉर्मूला पता हो। ये देखो बच्चों, आपसे बोला क्या डायमेंशन फॉर्मूला, एमएलटी की टर्म में होगा बेटा, एम की पावर ए होगी, एल की पावर बी, टी की पावर सी। अब ये एबीसी की जगह पी क्यू आर एस लिख दो, एमएनओपी लिख दो, जो मन आपका है वो लिख दो। बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ए क्या हो गया हमारे पास, पावर ऑफ मास, बी क्या हो गया, पावर ऑफ लेंथ, और टी के लिए हम लोग क्या लिखे, यानी कि सी यानी पावर ऑफ टाइम। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसी भी चीज का डायमेंशन अगर हमारे पास जीरो आ जाए, यानी m0, l0, t0, इसका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसे यूनिट को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस। जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, वो सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। आपके पास कोई कांस्टेंट आ गया, उसका खुद का कोई डायमेंशन नहीं होता। इतना क्लियर है? चलिए बच्चा पार्टी, वही चीज आप लोगों को बोल रहा है, एक बार आप डेफिनेशन इसे देख लेंगे, फिर आगे चलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है। अब क्वेश्चंस आते हैं कि आपने डायमेंशन की बात तो कर ली, अब डायमेंशन को ना आइडेंटिफाई करके बताओ। तो मैं आपको दो तरीके से पहले बताऊंगा। नंबर वन मैं आपको बताऊंगा यूनिट के बिहाफ पर, उसके बाद बताऊंगा फॉर्मूला के बिहाफ पर, राइट। चलिए अब जैसे हमें बताना है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, मीटर पर सेकेंड होती है। अब मीटर का मतलब क्या है बेटा, मीटर का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, ये लीजिए। अब अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे सेकंड, तो सेकंड का मतलब क्या है, टाइम, यानी कि टी की बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, अब अगर ये टी ऊपर जाएगा तो क्या फाइनली आप लोग ये नहीं बोल देंगे कि ये LT माइनस वन हो जाएगा, हाँ या ना? ये लीजिए, क्या ये LT माइनस वन हो जाएगा? अब यही अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर, ये देखिए यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर्मूला के बिहाफ पर, यहां पर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। अब अगर मैं आप लोगों से फॉर्मूला बोलता हूं वेलोसिटी का, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना क्लियर है बेटा? ये देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एक चीज बताओ मुझे, आप लोग ध्यान से एक चीज बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही तो है ना? तो वो भी कैपिटल एल से आप लोग डिनोट करेंगे, तो यहां पर आप लोग लिख लेते हैं एल अपॉन में टी, और ये भी आपके पास जो फाइनली निकल करके आता है, यहां पर आप ध्यान से देखिए टी ऊपर चला जाएगा, तो आप लिखेंगे एल टी माइनस वन। ये लीजिए, तो ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब आपको चाहे यूनिट पता हो या आपको फॉर्मूला पता हो, आप इजीली डायमेंशन फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। सेम आपके साथ आता है बेटा एसिलरेशन के अंदर। अब अगर मैं एसिलरेशन की बात करता हूं आपसे, तो आप बताएं एसिलरेशन की यूनिट क्या होती है। सबसे पहली चीज तो आप लोग यहां पर बोलते हैं सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर इतना? अब मीटर के लिए आप लोगों ने लिखा बेटा एल, और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब नीचे से जो आपके पास टी स्क्वायर है ये उठ करके ऊपर जाएगा, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा एल टी माइनस टू। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका फॉर्मूले के बिहाफ पर बताओ, भाई फॉर्मूला पता है मेरे को, तो मुझे फॉर्मूला निकाल के बताओ। तो फॉर्मूले के बिहाफ पर क्या होता है बेटा, ये होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सिंपल सी चीज है। तो वेलोसिटी का अभी आप लोगों ने डायमेंशन निकाला है, अगर आप लोग ध्यान से देखिए क्या निकाला है, LT माइनस वन। अब LT माइनस वन वेलोसिटी का आप लोगों ने निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां लिखिए LT माइनस वन, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास T हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कंडीशन की, नीचे से टाइम पीरियड उठेगा और नीचे से टाइम पीरियड उठ के ऊपर जाएगा,
तो ऊपर टाइम पीरियड जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा LT-2। देखो माइनस का तो ऑलरेडी 1 है वहां पर, नीचे वाला और ऊपर जाएगा तो -1 एक और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, LT-2 हो गया आपके पास। इतना क्लियर है, ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला रहा। अब हम बात करते हैं यहां पर फोर्स की। अब अगर फोर्स का डायमेंशन आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि भाई फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब फोर्स का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। मास के लिए मैंने क्या कहा, चाहे किलोग्राम हो, ग्राम हो, कुछ भी हो, आप कैपिटल M से डिनोट कर लीजिए। तो आपने यहां पर लिखा सर कैपिटल M, और इसी तरीके से एक्सेलरेशन अभी आप निकाल कर आए LT-2। तो फोर्स का जो आपके पास बेटा डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा M LT-2। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर इतना आपको आ गया तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। देखो बेसिक्स का मतलब क्या होता है, यही तो मतलब होता है कि सर ये डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे निकाला जाता है, क्या टर्म है, क्या यूज होता है, तो वो सारी चीजें तो मैं आपको बता ही रहा हूं ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। काफी टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि काफी सारे टीचर से कि भाई एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। अब एक बात बताओ यार, एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ, क्या सेंस होता है कि एलिमिनेशन मेथड, मतलब आप कोई ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो। वहां पर जब आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने होते हैं तो कभी कभी ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, ये बड़ा हेल्प करता है। क्योंकि देखो ये आपके फॉर्मूला ड्राइव करने में भी हेल्प करता है, ये रिलेशन में डिड्यूस कर देता है, मतलब फॉर्म कर देता है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, बोर्ड पर तो लिखी है। जैसे किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई डायमेंशन नहीं होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, काफी बार ऐसा होगा कि आपने कोई फॉर्मूला लिखा तो वो डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन अगर उसे जब फॉर्मूले के बिहाफ पर देखा जाएगा तो वो इनकरेक्ट है। मैं क्या कहना चाहता हूं ये देखिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है, वहां आपको मैं बताता हूं। यहां पर जैसे मान के चलो एग्जांपल अगर मुझे देना हो तो S=UT + ½ AT² है। अब मैंने बोला कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो S=UT प्लस में ½ AT², ये सही फॉर्मूला है। लेकिन सोचो 1/2 की जगह अगर मैं 1/3, 1/4, 1/5 कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। डायमेंशनली वो अब भी करेक्ट है, क्योंकि 1/3, 1/2, 1/4 ये सब कांस्टेंट है, इनका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो वो इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट भी नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर बोल रहा है। ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं समझ पाता, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब एक बात देखो, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, S=UT + ½ AT² होता है। मैंने यहां पर 1/3 AT² लिखा है, गलत है ना, ये गलत है। तो भाई मैंने यहां पर बोला S=UT प्लस में 1/3 AT²। अब यूजुअली अगर देखा जाए बेटा तो ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि ½ AT² आना चाहिए, लेकिन हाफ, 1, 2, 3, 4 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लो, उसका तो डायमेंशन होता ही नहीं है। तो इसके हिसाब से तो ये डायमेंशन करेक्ट है। तो देखो डायमेंशनली तो करेक्ट है बट फिजिकली रॉन्ग है, तो यहां पर ये आकर फॉर्मूला फेल हो जाता है। लेकिन आपको जो चीज चाहिए वो यहां से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है, ये मैं ट्रिक ऐसे ही नहीं बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस के बिहाफ पर बताऊंगा। अब सबसे पहले आप ना एक क्वेश्चन को देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब अगर आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है बेटा। ये देखो, कहता है इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों से आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है जो सिंपल पेंडुलम है वो इफेक्टिव लेंथ पे आपका वो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और साथ में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कर रहा है। अब एक बात बताओ, पहली चीज क्या कहती है, जो भी क्वेश्चन में पूछा हो उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखो। ये ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए लिखी है ताकि आप जल्दी समझ जाए। कहता है जो भी क्वेश्चन में पूछा हो उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखो। तो हमसे पूछा है टाइम पीरियड, हम लोगों ने ये लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, पहली चीज डन। फिर कहता है जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाकर राइट हैंड साइड लिखो। तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, गिवन क्या है, इफेक्टिव लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा L की पावर A और G की पावर मैंने लिख दिया यहां पर B। पावर मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पावर ही तो आइडेंटिफाई करनी है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। अब उसके बाद कहता है दूसरी चीज भी हो गई, कहता है LHS डायमेंशन को RHS के इक्वल कर दो। लो भाई ये भी कर देते हैं। अब यहां के डायमेंशन को यहां के इक्विवेलेंट करना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले है। कैसे होता है आइए देखते हैं। टाइम पीरियड का अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो मैंने बोला कैपिटल T से डिनोट कर लो, यहां पर बेटा K आ जाएगा। K मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब लेंथ का डायमेंशन आपके पास आप जानते हैं, कैपिटल L से आप इसे डिनोट कर देंगे। अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टर्म एक्सीलरेशन आ रहा है ना, तो ग्रेविटी से क्या फर्क पड़ता है। एक्सीलरेशन का जो आपके पास फॉर्मूला है डायमेंशन, वो आप लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, LT-2 और पावर हो गई B। अब ये जो ऊपर पावर आपने लिए उसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, ये देखिए L की पावर आपने कराया A, यहां पर आपने कराया L की पावर आपने कराया B, और T की पावर माइनस का कराया आपने 2B। ये लीजिए, ये आपने कराया 2B।
इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है बेटा, अब यहां से आपका मेन खेल स्टार्ट होगा। अब हम लोगों ने सारी चीज आइडेंटिफाई कर ली, हर चीज हम लोगों ने यहां पर लिख ली। अब यहां पर हमें क्या करना है बेटा, हमें पहले m की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, फिर l को और फिर t को, यानी कि इधर वाले mlt को इधर वाले mlt के साथ कंपेयर करना है। कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा मास की, m की। तो एक बात बताओ मुझे, क्या यहां पर आपको मास दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं है। क्या यहां पर कहीं पर आपको मास दिख रहा है? तो यहां भी नहीं है। इसका मतलब m की पावर है 0, m का कोई रोल नहीं है, m की पावर 0 है, कुछ है ही नहीं। क्लियर। अब बात करते हैं l की। ये देखो, अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं लेंथ की, तो एक बार इधर देखिए, क्या यहां पर लेंथ है? तो आप बोलेंगे नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। क्या यहां पर लेंथ है? हाँ सर यहां पर है। तो कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पर पावर कितनी है लेंथ की? तो आप बोलेंगे 0। तो ये 0 आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, यहां पर पावर कितनी है? a और b। तो आपने लिखा a और प्लस में लिख दिया आपने कितना, b। क्या इतना क्लियर है? अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं सर कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का b। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस का b। अब हम बात करते हैं t की। अब हम बात करते हैं बेटा t की। अब हमने m की बात कर ली, हमने l की बात कर ली। अब हमारे पास जो रीजन है वो क्या है, t। अब क्या यहां पर t है? हाँ सर है। कितनी पावर है? 1। तो यहां पर लिख लो बेटा सबसे पहले 1 को इक्विवेलेंट करो। क्या यहां पर आपको टाइम दिख रहा है? आपने कहा हाँ सर। पावर कितनी है? माइनस का 2b। तो इज इक्वल टू लगाकर माइनस का 2b। अब यहां से जब आप लोग b को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 1/2। ये लो। अब एक बात बताओ मुझे कि जब मेरे को यहां से b पता चल गया, तो क्या मैं इस वाले b की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करूंगा तो a आ जाएगा। तो a आपके पास आ जाएगा 1/2। क्या इतना क्लियर है? अब आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया, वैल्यू लगाओ। आप ऑलरेडी यहां पर सारी चीजें कर चुके हैं, बस इतना सा काम करना था, क्वेश्चन डन। ये देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं आने वाली। चलिए अब एक बात बताओ, मेरे पास फॉर्मूला क्या था? आपने कहा सर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, था आपके पास l की पावर a के और g की पावर b के। ये था आपके पास, सिंपल सी चीज। अब अगर हम लोग बात करते हैं t बराबर हमारे पास क्या हो गया, k, और l की पावर a हमारे पास कितना है, 1/2। आपने लिख दिया यहां पर 1/2। और g की पावर कितनी है, माइनस का 1/2, क्योंकि b की बात कर रहा है। तो ये लीजिए, तो ये हमारे पास यहां पर कंडीशन आ जाती है। ये लिखिए, चलिए ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सॉल्व, कहानी किस्सा सॉल्व, खत्म, इतना करना था। अब एक बार यहां पर निगाह मारो, ये देखो क्लियर है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, यहां भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर आप लोगों से क्या बोलता है बच्चा पार्टी, ये कहता है इफ द फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। अब जो पूछा है उसे लिखा हमने यहां पे डायरेक्टली पोर्शन का साइन लगाकर, किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो यहां पर फोर्स, ठीक है, पावर a, लेंथ पावर b, और टाइम t यानी कि पावर c। ये हमारे पास ABC बोल रहा है और इसी का फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमने क्या करा था बच्चों, अगले पार्ट में हम लोगों ने k, अब देखो इसका डायमेंशन m हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला हमने, MLT -2। तो आप लोगों ने यहां पर MLT -2 यहां पर पुट किया। पावर हो गई a, लेंथ हो गया हमारे पास l, और पावर हो गई हमारे पास b, और टाइम पीरियड के लिए हमने t लगाया और पावर हो गई c। अब वही अंदर मल्टीप्लाई करो, इनकी कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर आपने लिखा बेटा, ये हो गया हमारे पास m, ये हो गया हमारे पास k, ये हो गया m की पावर a, l की पावर a, और ये हो गया t की पावर माइनस का 2a। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब अगली कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, l की पावर में b, और ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर में c। ये हमारे पास कंडीशन आएगी। अब वापस से हमारा वही सिनेरियो चलेगा। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चा पार्टी, यहां पर आप m, l और t को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाले को। सिंपल यही करना होता है, और पावर कंपैरिजन चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा मास के लिए। मास के लिए मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर मास है? आप बोलोगे हाँ सर है। मैंने कहा पावर कितनी है? आपने कहा सर 1। मैंने कहा यहां पर मास है? आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा पावर कितनी है? आपने कहा सर a। ये लीजिए, तो देखो अपने आप ऑटोमेटिकली a का आंसर आ गया 1। अब हम बात करते हैं बेटा लेंथ के लिए। ठीक है, लेंथ के लिए बात करते हैं। लेंथ के लिए मैंने बात की, क्या यहां पर लेंथ है? आपने कहा नहीं सर। मैंने कहा पावर कितनी है? 0। जब कुछ है नहीं तो पावर 0 हो गई। लेकिन क्या यहां पर लेंथ है? आपने कहा हाँ सर है। लेंथ की पावर a, लेंथ की पावर b, यानी कि a और प्लस में हमारे पास आ गया b। आप आराम से देख सकते हैं। इसका मतलब सर a बराबर कितना हो गया हमारे पास, या फिर मैं ये बोलूं कि b बराबर मेरे पास कितना हो गया, माइनस का a। अब मुझे पता है a कितना है, 1, तो b मेरे पास कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, माइनस का 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू को आपने यहां पर पुट कर दिया। ये देखिए, इस वाली वैल्यू को आप लोगों ने यहां पर पुट करा और आंसर को निकाल लिया। क्या इतना क्लियर है? चलिए, इतना करने के बाद अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, जहां पर हमें कैपिटल टी को आइडेंटिफाई करना है। अब कैपिटल टी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यहां पर आपके पास टाइम पीरियड है? तो आपने कहा नहीं सर कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, पावर कितनी हो गई? 0 हो गई सर।
ठीक है, यहां पर आ जाइए। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की पावर कितनी है, देखो माइनस का 2a और प्लस का c, तो आपने लिखा माइनस का 2a और ये हो गया प्लस का c। अब a की पावर तो 1 है, तो आप लोगों ने यहां पर क्या करा बच्चा, यहां पर आपने लिखा माइनस का 2 इंटू में लिखा 1, क्योंकि a की पावर 1 है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, यहां से निकाला। अब c आपके पास हो जाएगा प्लस का 2, ये लिखिए, ये आपके पास यहां पर सॉल्व होके आ गया। सिंपल इतना सा करना था, बस बात खत्म। ये देखो, इतने में बच्चा डर जाता है। अब क्या कहता है आपसे, ये कहता है m बराबर था हमारे पास k, फोर्स की पावर थी a, लेंथ की पावर थी b और टाइम पीरियड की पावर थी c। यही तो दिया हुआ था। अब आपने क्या निकाला यहां पर बच्चा पार्टी, आपने निकाला m इक्वल टू k, फोर्स की पावर हो गई हमारे पास 1 और लेंथ की हमारे पास जो पावर थी यानी b जो था हमारे पास वो था -1। देखो ये 1, ये -1 और वो 2, ये हो गया हमारे पास कितना, माइनस का 1 और ये हो गया हमारे पास 2। ये लो, यहां पर अगर आपने इतना कर लिया तो इसका मतलब आप लोग अब डायमेंशन फॉर्मूले को निकालना सीख चुके हैं। एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर समझ में आया, सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, राइट। चलते आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है बेटा डायमेंशनल होमोजेनिटी। बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। आप एक बात बताओ, क्या 2 kg प्लस में 2 kg आप इक्वल कर सकते हैं? आप बोले अरे सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछेंगे, कितना सिंपल है। आपने करा बच्चा पार्टी यहां से, आपने कहा सर ये हो जाएगा 4 kg, मैंने कहा ये ले भाई, इतना सिंपल है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि सर मुझे ये बताओ कि 2 kg प्लस में 2 सेंटीमीटर कितना हुआ, अब नहीं है पॉसिबल बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने यूनिट को चेंज कर दिया। इसका मतलब जब भी किसी वैल्यू को माइनस या प्लस किया जाता है तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सिंपल सा ये हमें समझना है, ठीक है। यानी कि अगर अब मैंने आपसे बोला कोई टर्म है, मैंने कोई भी इमेजिन कर ली टर्म, और मैंने आपसे बोला भाई x माइनस बी प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू हो गया हमारे पास 4। इसका मतलब जो भी मैं बोलता गया ना प्लस 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 करके, उन सब की यूनिट सेम थी, तभी तो इक्विवेलेंट 4 आया। अगर यूनिट डिफरेंट होती तो माइनस प्लस हो ही नहीं पाते। तो ये मतलब है डायमेंशनल होमोजेनिटी का। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। आपने होमोजीनियस मिक्सचर भी सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर, राइट। चलिए ये उसी चीज की बात कर रहा है। अब एक चीज थोड़ी सी आप लोग समझने की कोशिश करो। यहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी कोई टर्म माइनस या प्लस होती है तो उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। भाई मैं आपसे बोलूं 2 kg प्लस 2 kg, आपने कहा 4 kg, मैंने कहा 4 kg माइनस 2 kg, आपने कहा 2 kg। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 kg माइनस 2 सेंटीमीटर, आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है, कैसी बात कर दी आपने। तो ऐसी कंडीशन जब आती है ना तो हम इसे बोलते हैं बेटा डायमेंशनल होमोजेनिटी। लेकिन 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 डिफरेंट यूनिट से आप माइनस या प्लस नहीं कर सकते, बट आप लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना किलोमीटर पर आवर, सुना है ना, ये बस यही चीज आपको समझनी है। तो यहां पर एक छोटी सी मैं आप लोगों को चीज बोलूंगा कि माइनस प्लस का साइन हटाओ, आप ये लिखिए प्लस एन माइनस का साइन हटाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, अरे भाई साहब का साइन हटाओ और इक्वल टू का साइन लगाओ, इक्वल टू का साइन लगाओ, ठीक है। ये लीजिए, ये मैं आप लोगों के सामने बोलता हूं कि आप लोगों को जब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो माइनस प्लस का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा देना, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों हमने इक्वल टू का साइन लगाया? क्योंकि सबकी यूनिट बराबर होगी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन है, नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि f इक्वल टू क्या हो गया, a रूट में चला गया x प्लस में हो गया हमारे पास b और ये हो गया हमारे पास t स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास कंडीशन यहां पर दी हुई है। चलिए अब अगर मुझे इतना यहां पर बोला गया है कि f इक्वल टू a रूट x प्लस में b t स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, जहां पर f का मतलब है फोर्स, x का मतलब है डिस्टेंस और t का मतलब है टाइम, a और b कांस्टेंट, तो मुझे a बाई b बताना है क्या होगा। मुझे क्या बताना बच्चा पार्टी, a अपॉन b क्या होगा, मुझे ये चीज यहां पर आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जब भी ऐसी कंडीशन आए ना तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, सबके ना डायमेंशन लिख लिया करो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला भाई फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो होगा mlt माइनस 2, क्या होगा मेरे लाल, mlt माइनस 2 होगा, ठीक है। x हमारे पास डिस्टेंस है तो x का हमारे पास क्या होगा, लेंथ होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है, और t हमारे पास टाइम है तो इसका क्या होगा, कैपिटल T होगा। अब अगर मुझे यहां पर इन सबके डायमेंशन पता चल रहे हैं, a और b तो कांस्टेंट है तो उनका कोई डायमेंशन होगा नहीं, वो तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। कांस्टेंट का खुद से कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये दूसरों पर डिपेंड करता है। क्या इतना क्लियर है? चलिए अब अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं आगे की कंडीशन में, तो ये देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए माइनस प्लस का साइन हटाओ, इक्वल टू का साइन लगाओ। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस बिहाफ पर मैं ये बोल सकता हूं कि a रूट में हो गया हमारे पास x बराबर हो गया b
इंटू में टी स्क्वायर। अब कोई बच्चा अगर इसे बीच से देख रहा होगा तो वो कहेगा सर ये कैसे लिख दिया, लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है उसे पता है कि सर ने बोला था कि माइनस प्लस का साइन हटाना है और इक्वल टू का साइन लगाना है, तो मैंने देखो प्लस का साइन हटाया, इक्वल टू का साइन लगाया। अब मेरा सारा काम हो गया। अब मैं यहां से दोनों चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो फोर्स है वो a रूट एक्स के बराबर है, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो फोर्स है वो मेरे पास बी टी स्क्वायर के बराबर है। अब इतनी तो कंडीशन हमें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। बच्चों एक बात बताओ, मुझे ए निकालना है, तो क्या मैं ए के लिए ये बोल सकता हूं कि एफ अपॉन में रूट में एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? क्या मैं रूट एक्स की जगह एक्स की पावर 1/2 कर सकता हूं? भाई एक ही तो चीज है, तो मैंने वही किया। यहां पर देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने करा एक्स की पावर 1/2, राइट। अब यहां पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी उसे थोड़ा सा देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने वहां भी लिखा हुआ है, mlt-2। अब देखो मेरे को तो डायमेंशन फॉर्मूला पता है कि भाई ये होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिखता हुआ चलूंगा, क्योंकि काफी बार बच्चा ये बोलता है कि सर आपने तो कर दिया, हमसे तो नहीं हो पा रहा। तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको करना क्या होता है ना, यहां पर थोड़ी सी चीटिंग कर लिया करो, थोड़ा सा लिख लिया करो, तो आपको समझ में आएंगी चीजें, राइट। तो आपने लिखा सर mlt-2 अपॉन में हो गया एल की पावर हमारे पास 1/2। अब जब आप लोग इसे रिजॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि L की पावर 1/2 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। अब 1 में से माइनस करेंगे आप हाफ को, तो कितना बचा, हाफ। तो आपके पास आएगा m और ये हो जाएगा L की पावर हो जाएगी बेटा 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड जो कि हो जाएगा -2। तो ये जो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये आपके पास बन जाता है a का। तो मेरे को a पता चल गया। अब इसी तरह से मैं b निकालता हूं, ये लो देख लो। अब यहां पर जब मुझे b निकालना है बेटा तो क्या बन जाएगा, f अपॉन में टी स्क्वायर, सिंपल सा है ना। अब mlt-2 हो जाएगा हमारे लिए, इसके लिए ये देखो, और अपॉन में आपने करा टी स्क्वायर, मतलब सर ये हो गया मेरे पास टी स्क्वायर। अब जब यहां पर हम लोग बात करते हैं, क्या ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे सर यहां पर जो हमारे पास कंडीशन है बी की, जो हम बात कर रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी, mlt-4। ये लीजिए, ये आपके पास हो गया ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला। ये देख लो एक बार आप लोग, ये ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने कितने आसान तरीके से निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या है, अब देखो इसने तो ए बाय बी पूछा है। अब अगर मैं पूछूं मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, अरे भाई बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं, ठीक है। हमसे पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया ए बाय बी क्या होगा, तो ए बाय बी निकालने के लिए हम लोग यहां पर एक छोटू सा बॉक्स ले लेते हैं, ये ले भाई। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए हमने छोटू से बॉक्स की मदद ली है। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं बेटा, यहां पर a अपॉन में b हमें आइडेंटिफाई करना है। अब पहले तो a का डायमेंशन पता होना चाहिए, कितना है, ml की पावर 1/2 और t की पावर -2, ml हाफ और t हो गया -2। डिवाइड कर दीजिए आप किससे, b से, गिरा mlt की पावर ml t की पावर -4। चलो यहां से कटपिट करना थोड़ा सा शुरू करते हैं। बात बताओ, क्या m से m चला गया, हाँ या ना, सिंपल सी चीज है। अब ये हमारे पास क्या है, -2, ये क्या है हमारे पास -4। अब ये 1 है, ये 1 बेटा ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी हाफ -1, तो माइनस का हाफ निकल के आएगा। तो आप ये बोलेंगे सर यहां पर हमारे पास m तो हो गया 0, l आएगा हमारे पास -1/2, और बात करते हैं t की, तो ये t -4 है, ऊपर चला जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस के 4 में से -2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, +2। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी मेरे लाल, वो ये बनेगी। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। देखो एक बार इस पे निगाह मारो, आपको समझ में आएंगी चीजें। बहुत सिंपल है, बेसिक एकदम, कोई दिक्कत नहीं लेनी। अगर आप लोग ऐसे हैं कि सर मेरी तो फिजिक्स बर्बाद है, मैं ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखता हूं, मेरे को डीएम करते हैं बच्चे, सर मेरी फिजिक्स बर्बाद है, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सर मुझे वो समझ नहीं आ रहा। बेटा समझ में आना ना आना डिपेंड करता है कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है। काफी बार आप ये देखिए कि काफी सारे टीचर सिर्फ ये सोचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई वो तो टॉपर है, ये सब चीजें जानता है, तो फिर तो आपको पल्ले पड़ेगा ही नहीं ना, वो तो टॉपर को पल्ले पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, ताकि जो भी बच्चा ऐसा है जिसके बेसिक्स बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, वो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर ले, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास आती है बेटा, यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, ये देखिए आपके पास ना एक इक्वेशन है, आप अगर यहां पर ध्यान से देख पा रहे हो, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये इक्वेशन आपको दी है। अब इसे एक बार सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आप लोगों से बोला है ऐसी कंडीशन के अंदर कि हमारे पास सर जो p होता है, p हमारे पास बराबर है, ये फॉर्मूले में दिया हुआ है, ठीक है, b माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में हो गया सर 80। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, और इस फॉर्मूले के अंदर आप लोगों से क्या बोला बेटा, इस फॉर्मूले के अंदर आप लोगों से बोला हुआ है कि जो p है बच्चों वो पावर है, x आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, ये देखिए, और t टाइम है, और a और b आपको बताना है क्या होगा। बहुत सिंपल है। अब अगर मान लो मैं ही आपकी जगह पेपर बैठ के दे रहा हूं और मुझे नहीं पता भाई पावर का डायमेंशन डायरेक्ट क्या होता है, मुझे याद ही नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आपकी तरह बैठा हुआ हूं। अब अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं फॉर्मूला जानता हूं कि पावर क्या होता है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें तो वर्क अपॉन टाइम,
क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन में टाइम। और वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में हो गया हमारे पास टाइम। अब एक बात बताओ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mlt माइनस 2, ये तो जानते हो, हाँ या ना। डिस्टेंस का भी आप लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, l होता है। और टाइम पीरियड का भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, t होता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या मैं ml2 और t ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा। तो पावर का आपके पास जो डायमेंशन है ना बेटा, वो क्या निकल कर आएगा बच्चा पार्टी, ये आएगा सर ml2t -3, ml2t -3 निकल कर आ गया। ये होता है सर हमारे पास पावर का डायमेंशन। तो पावर का डायमेंशन आ गया, x को हम लोग l लेंगे और t को हम लोग कैपिटल T ले लेंगे, सिंपल सी चीज है। तो आपने कहा सर ये x हो गया, x का मतलब कैपिटल L, ठीक है, और ये हमारे पास t हो गया, t का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल T। ये लीजिए सर, ये हमारे पास कंडीशन यहां पर क्रिएट हो जाती है, राइट। चलिए अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई अब इसे सॉल्व करते हैं, मैंने क्या कहा था, माइनस प्लस हटाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। ऐसी कंडीशन करते के साथ ही आप लोग यहां पर क्या नोटिस करते हैं कि हमने बोला भैया b को हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, और b x हमारे पास क्या है बेटा, l है, तो ये हो गया हमारे पास l स्क्वायर। ये लीजिए, तो b का तो डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन आ गया। अब बारी आती है ए के डायमेंशन को आइडेंटिफाई करने की। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बी की जगह एल स्क्वायर लिखूं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस प्लस का साइन हटाना है, इक्वल टू का लगाना है। तो यही चीज हम लोगों ने यहां पर करी। अब अगली कंडीशन के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, आप लोग लिखेंगे पी बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे आप लोग, ए इंटू में टी। अब मुझे ए का डायमेंशन निकालना है, तो क्या मैं ये बोलूंगा दैट ए बराबर हो जाएगा हमारे पास सर एल स्क्वायर, अपॉन में टाइम पीरियड का हो गया टी, और नीचे हो गया हमारे पास पावर का पी, जो कि डायमेंशन फॉर्मूला मैं वहां से ले लूंगा। ये ले पी लिख लो इसे, ये लो, ये ले मेरे लाल, कंफ्यूज ना हो जा तू बेटा, मैंने पी लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे सर, ये हमारे पास एल स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास हो गया सर टी, और पावर का डायमेंशन मैं सर वहां से जानता हूं, वो कितना होता है बेटा, ml2t - 3। कितना होता है बेटा, ml2t - 3, ये होता है सर, ये होता है हमारे पास। अब अगर मैं इस कंडीशन को जानता हूं ना बहुत अच्छे से, तो हमें क्या करना है बताओ एक बार, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर जाएंगी सारी वैल्यूज, तो ए आपके पास बनेगा बेटा, ए आपके पास बनेगा, एम ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, m -1, l हमारे पास बचा ही नहीं है, खत्म कर दिया किस्सा। t की अगर हम बात करें, देखो ये प्लस है, ये माइनस थे, तो -2 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो t हो गया +2। ये लीजिए, ये आपके पास आ गया a और b, और मेरे ख्याल से यही आइडेंटिफाई करना था। हाँ सिंपल है। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा था कि ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना है, एक रिलेशन आपको दिया हुआ ये रहा, पी आपके पास पावर है और हमें पता है कि भाई हमें पावर का डायमेंशन नहीं आता, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से आप सारे डायमेंशंस को लिख करके ये यहां पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना कि माइनस प्लस हटाओ, इक्वल टू का साइन लगाओ, अगर इतना कर दिया तो काम हो जाएगा। इस पे एक बार निगाह मारिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कुछ ऐसा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना, लेकिन पहले मैं यही बोलूंगा कि वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो पॉज करने के बाद इस चीज को सॉल्व करना, राइट। चलिए इसे एक बार देखते हैं, ये क्या है ऐसा क्वेश्चन। इसमें यहां पर आप लोगों से बोलता है, ठीक है बेटा, यहां पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि है p प्लस में a अपॉन में क्या हो जाता है हमारे पास v स्क्वायर, राइट, और इंटू में क्या हो जाता है हमारे पास v माइनस में b बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, rt। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास सारी सिचुएशन आती है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, आपसे बोलता है P हमारे पास क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेंपरेचर है, तो आपको A और B बताना है। बेटा एक बात बताओ, यहां तक तो किस्सा आएगा ही नहीं ना, आपको A और B बताना है। तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या कहा, माइनस प्लस का साइन हटाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, बस इतनी सी चीज सीख जाओ। ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले P इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन में V स्क्वायर, और साथ में अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, इन दोनों के बीच में भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपके पास V। अब B आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम, जो कि हम लोग लिख सकते हैं, ज्यादा मत खींचो, ये हो जाएगा हमारे पास L की पावर 3। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और मिलीमीटर और सेंटीमीटर L से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये L क्यूब हो गया आपके पास इक्विवेलेंट टू B। ये लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इस पे आ जाओ। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा प्रेशर, तो हमें सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। ये अगर हम बात करें यहां पर क्या होता है, mlt - 2 अपॉन में क्या हो गया बेटा, L स्क्वायर हो गया। अब यहां पर जब आप लोग बात करेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर ये L स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो प्रेशर का जो आपके पास फॉर्मूला बना वो कितना बना मेरे लाल, ml - 1 t - 2। ये देखिए, ये कंडीशन अगर आप लोग यहां पर सीख गए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। और दूसरा हमसे क्या बोलता है, वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम होता है L क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है हमारे पास L क्यूब। कैसे पता सर, बेटा मिलीमीटर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है ना, वॉल्यूम में क्यूब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट,
सुना होगा ना, तो वहां से हमारे पास निकल कर आता है। अब अगर हम लोग यहां पर इसे पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए हो जाएगा पी वी स्क्वायर, और प्रेशर ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ देखो, ml-1 t-2, तो आपने लिखा सर ये हो जाएगा ml-1 t-2, और इनटू में आप मल्टीप्लाई करके यहां पर क्या करेंगे l की पावर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L6। यहां पर आप लोग क्या करेंगे ml-1, ये हो जाएगा t-2, ठीक है। यहां पर आप लोग क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा l की पावर 6। अब जब आप लोग इसे कंप्लीटली यहां पर रिजॉल्व करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास जो फाइनली वैल्यू निकल कर आएगी a की, वो क्या आएगी, देखिए a बराबर हो जाएगा m, ठीक है बेटा। l की पावर कितनी हो जाएगी, देखो ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 1 है, तो क्या हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा, तो ml हमारे पास हो जाएगा बेटा 5। अब बात करते हैं t की, तो t हमारे पास रहेगा माइनस का 2, ये लीजिए। तो इसी तरह आप लोगों ने क्या करा बेटा, यहां पर आप लोगों ने a और b की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डायमेंशनल होमोजेनिटी का क्वेश्चन कभी भी अगर आएगा तो आपको वहां पर क्या करना है, माइनस प्लस का साइन हटाना है और इक्वल टू का साइन लगाना है, क्योंकि अगर इतना कर दिया ना तो फिर चीजें डन है 100%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई इस टाइप का क्वेश्चन, मान लो आ गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रखे हैं। मान लो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई ये हमारे पास s इक्वल टू यूटी और प्लस में कर लेते हैं सर हाफ a t स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, नो इशू, कोई दिक्कत आपत्ति वाली बात नहीं, बच्चा सब जानता है ना। डायमेंशनली होमोजीनियस है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, भाई एक बात बताओ यार, माइनस प्लस हटाकर इक्वल टू का ही तो साइन लगाना है, सिंपल सी चीज है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि s बराबर हमारे पास ut बराबर में हाफ a t स्क्वायर हो जाएगा। अब a का डायमेंशन पूछा है, a इज एक्सेलरेशन, s इज अ डिस्टेंस, तो s इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। अब हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग जानते हैं डायमेंशनलेस, तो s हो गया हमारे पास l, ये हो गया हमारे पास हाफ को हटाओ a, और इनटू में हो गया हमारे पास t स्क्वायर। अब ये t स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो l t2 बराबर a। फाइनली जो आपके पास a का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बेटा lt-2, ये देख मेरे लाल, ये बनेगा, ठीक है। इतना सिंपल है, मतलब ऐसे इजी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, अब हमारे पास आती है बेटा यूनिट्स आती है, ठीक है। यूनिट्स आप लोग सिर्फ सुन लो, सुनने के लिए है आपके, जैसे आपने सुना होगा एफपीएस होता है, सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, तो इनका मतलब क्या होता है बेटा, एफपीएस मतलब फुट पाउंड और सेकंड का मतलब होता है। अच्छा, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ठीक है। तो वहीं पर एमकेएस का मतलब होता है बेटा मीटर किलोग्राम और सेकंड, और एमकेएस को ही आप लोग कंसिडर करते हैं किस चीज के लिए, एसआई यूनिट के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास कुछ बेसिक यूनिट आती है जिनके बारे में ऑलरेडी आप लोग बात कर चुके हैं, जैसे एम मीटर लेंथ हो गया, केल्विन को के, एम्पियर को ए, सेकंड को एस, ये सारे कुछ आपके नॉर्मल से कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें आप यूज करते हैं। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास आती है कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ऐसा मानो दो टाइप का एंगल होता है आपके पास, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अगर आप 2D में देख रहे हो, मान लेते हैं कोई ओरिजिन है, आपने यहां से इतने डिस्टेंस के बाद कुछ डिस्टेंस आपने चला, ठीक है, तो ये आपने क्या करा बेटा, यहां पर ये आपने करा प्लेन एंगल को फॉर्म। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके पास एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर है, मतलब कोई सर्कुलर बॉल है आपके पास, उसके अंदर से आपने कॉनिकल पीस को निकालकर बाहर कर दिया, तो अब वो जो अंदर एंगल दिख रहा है ना 3D में, वो सॉलिड एंगल है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, यूनिट होती है रेडियन, और वहीं अगर मैं बात करूं इसका होता है एरिया ऑफ सरफेस अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। सिंपल, स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। देखो दिख रहा है ना 3D स्ट्रक्चर, तो बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है उसे थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं लिखूं 01 रुपीज, अब आप लोग समझना, आप लोगों ने क्या बोला, ये 1 रुपया है, मैंने कहा बस इतनी सी चीज, कुछ नहीं करता, मैं जीरो को आगे ले आता हूं। अब बताओ, अब आप लोग क्या बोलेंगे, सर इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 10 गुना। मतलब पहले हमने जीरो को काउंट नहीं करा, लेकिन उसके बाद हमने जीरो को काउंट करा, हाँ या ना, ठीक है। तो यही चीज हमें यहां पर सीखनी है। होता क्या है कि जब आप बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये जितनी भी डिजिट होती हैं ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर होती है, इन्हें आप काउंट करते हैं। लेकिन जो जीरो होता है ना, ये बड़ा स्पेशल नंबर है। कभी कभी तो काउंट होता है और इसकी कुछ सिचुएशंस रहती हैं जहां पर इसे काउंट नहीं करते। जैसे मैंने 01 लिखा तो वहां पर आपने जीरो को हटा दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाकर आगे ले आया तो आपने उसे तुरंत काउंट कर लिया। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम लोग को यही सीखना है कि जो आपके पास जीरो है उसे कब काउंट करना है और कब नहीं। रूल्स हैं इसके कुछ, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्लियर? चलिए तो चलो इसी को रहने, इसको रखते हैं कलर को।
ये लीजिए, जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, यहां पर जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, मैंने आपसे खुद बोला कि वो सारे के सारे कैसे हैं बेटा, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 6 है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके पास, क्योंकि देखो दोनों ही नॉन जीरो हैं। ये लो, यहां पर चारों ही नॉन जीरो हैं तो 4 हो गए। लेकिन अगर कोई भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर ये जीरो पहले लगा होता तो काउंट नहीं होता, लेकिन अब बीच में लग गया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां पे भी सारे जीरो काउंट हो गए, राइट। अगला रूल हमसे कहता है कि अगर पॉइंट से पहले जीरो लगाओ, अगर जीरो के बाद पॉइंट लगाओ, ये बेसिकली पॉइंट से पहले जीरो जितने भी लगे हो वो काउंट नहीं होते। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट और यहां पर हो जाएंगे 4 एसएफ। एसएफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है, आगे चलते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जीरो लगाओ तो आप उसे काउंट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कुछ होना चाहिए। ठीक है, पहले नॉन जीरो डिजिट है, फिर आपके पास डेसिमल आया और डेसिमल के बाद जीरो लग गए, तो अब ये काउंटेबल है सारे, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने बोला ना अगर पॉइंट नहीं लगा तो ये काउंट नहीं होगा। अब देखो 260 में कहीं भी पॉइंट नहीं लगा, ना ही कोई यूनिट दी हुई है। अगर यूनिट भी गिवन देता ना, ये 260 रुपए, तो अब तो वैल्यू है भाई, रुपए लग गए तो जीरो की वैल्यू है ना। जीरो हटा दूंगा तो 26 रुपए रह जाएंगे, तो बहुत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी कंडीशन के लिए यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 4, अप टू 4 तक। ये 4 सिग्निफिकेंट, ये 2, क्यों, ना तो पॉइंट लगा है और ना ही कोई यूनिट लगी है। लेकिन अब ये वही सेम रूल है जो हम लोग बात कर रहे थे, राइट। इसे आप लोग यहां पर आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब अगर किसी भी चीज की आपसे फिक्स बोल दी गई, मान लो आपसे बोला गया कि 2 एप्पल हैं, 2 बनाना है, या 2 आपने कोई भी नंबर ले लिया, लेकिन उसके बाद ना कोई फिक्स वैल्यू आपने रख दी जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे किलोग्राम को तो चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकता है, तो वो नहीं। लेकिन बनाना आपने कोई टर्म बोल दिया, ठीक है, पेंसिल मैंने एक टर्म बोल दिया, अब ये फिक्स हो गया, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी कंडीशन का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है, याद रखना, फिक्स वैल्यू उसका। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 10 की पावर 4 आ गई, तो 10 की पावर 4 सिर्फ आपके राउंड ऑफ करने में हेल्प करता है, मैग्नीट्यूड में हेल्प करता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में कोई रोल इसका नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके वही रहने वाले हैं 3। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? अगर इतना आप लोग समझ गए ना, तो नो डाउट आप लोग काफी सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए, आप लोग कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द नंबर। अब पॉइंट के बाद जीरो है, लेकिन यहां से काउंट होना शुरू हो जाएगा। कितने हो गए इसमें बेटा? 4 हो गए। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, रूल के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि यहां पर कितने हो गए, तो भाई यहां भी हमारे पास 4 हो गए, लेकिन 10 की पावर 3 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, राइट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, 1 2 3 4, ये लीजिए। आगे चलते हैं। अब इसने यहां पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो देखते हैं यहां पर कितनी है बेटा, यहां पर मैं बोलूंगा 3 है, यहां पर 3 एसएफ है, राइट। अब यहां पर देखो, यहां पर 4 है, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर मैं यहां पर नोटिस करूंगा तो यहां भी मेरे पास कितनी है बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले नॉन जीरो है, फिर पॉइंट ऑफ, फिर उसके बाद जीरो, तो काउंट होगा, राइट। अब यहां पर कितना है बेटा, यहां पर आपसे पूछा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है किसी भी चीज को राउंड ऑफ करना। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं आप चीजों को, वो थोड़ा सा समझिए। अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास 15 रुपए हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मैं बोलूं 16-17 रुपए, तो सामने से आप कह रहे अरे 20 मान लूं, 20 मान लूं, और अगर 20 से ऊपर बढ़े तो 25 मान लूं, तो बेसिकली 5-10 के बीच में ही राउंड ऑफ चलता है। अब ये कैसे किया जाता है उसे थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, अगर आपको ये बोला गया कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जहां तक हमें डिजिट को लेकर जाना है वहां तक अगर वो 5 से कम है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो 4 है, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, लेस देन 5 है। ये देखो, ये वाली जो टर्म है लेस देन 5 है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इसे एज इट इज छोड़ देंगे और आपके पास वैल्यू बनेगी ये। अगर 5 से कम है तो उसे एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जहां तक आपको वैल्यू लेकर जानी है वो ज्यादा है, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, मान लो मैं यहां तक लेकर जाना चाहता हूं और ये मेरे पास क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, आप ये देखिए, यहां तक वैल्यू ले जा रहे हैं आप, ये लीजिए, ये हमारे पास क्या है, मोर देन 5, मोर देन 5। तो मोर देन 5 होने की वजह से हमने क्या करा, पहले वाली वैल्यू में एक को ऐड कर दिया, तो ये 2.48 बन गया। समझ में आया? अगर जहां तक हमें वैल्यू लेकर जानी है वहां पर अगर वो 5 से कम है तो उस वैल्यू को एज इट इज छोड़ दो। दूसरा रूल कहता है कि जहां तक आपको वैल्यू लेकर जानी है अगर वो 5 से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में पिछले वाले टर्म में एक ऐड कर दो, 2.48 हो जाएगा, वो सिंपल एक ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब मान लेते हैं कि बाद में आपके पास 0 लगा है, यानी 5 है और 0 है, पॉइंट आपके पास है। अब ये देखो कि ये वाला नंबर हमारे पास क्या है, ये जो 2 आपको दिया हुआ है, ये हमारे पास कैसा है, इवन है,
इवन नंबर है। 5 से पहले देखो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो उसे एज इट इज रहने दो, चेंज मत करो, 5 0 को हटा दो। लेकिन अगर वो यहां पर ऑड नंबर है, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या हमारे पास ऑड नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में एक ऐड हो जाएगा। समझ में आया? अगर 5 से पहले देखो, आप 5 के बाद कोई जीरो है ही नहीं, 0 0 आ रहा है, मतलब 5 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, बेसिकली 0 0 आ रहा है खाली, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, उससे पहले हमारे पास इवन नंबर है, इवन होने की वजह से आपने क्या करा, उसे एज इट इज छोड़ दिया। लेकिन ऑड नंबर जब आपके पास आ गया तो आपने वहां पर एक ऐड कर दिया, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। अगर आपको बोला गया कि भाई 5 के बाद अब 0 नहीं है, 1 है, 5 के बाद क्या है, 1 है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, और लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है, यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है इवन दिया है या ऑड दिया है। ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर अगर हम कंडीशन की बात करें तो ऑड नंबर हमें यहां पर गिवन है। अब ये ऑड नंबर होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाए, एज इट इज छोड़ दीजिए आप, सिंपल सी चीज है। क्लियर है? ये देखिए, क्या इतना समझ में आ रहा है? इतना हमें यहां पर याद रखना है। और यही है इंक्रीज बाय 1 आपने कर दिया, अगर 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 कंडीशन वहां पर फॉर्म होती है तो। आगे चलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत सिंपल रूल है। जब भी आप लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके सिग्निफिकेंट फिगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लेते हैं जब आप ऐड करते हैं तो ऐड में ये देखो कि पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो यहां पर 2 आ रहे हैं और यहां पर 1 आ रहा है, तो मिनिमम कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब आपके फाइनल आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 ही रहना चाहिए पॉइंट के बाद। ये देखिए बच्चों, तो यहां पर देखो फाइनल आंसर आप देखिए कितना है, 0.4, राउंड ऑफ करके आपने बनाया, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट आपने क्या करा, यहां पर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में देखना है आपको, जैसे ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये यहां पर 3 है, तो आंसर के पास भी मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। सबसे मिनिमम है ना ये, मिनिमम एसएफ, मिनिमम एसएफ है ये, ठीक है। और आंसर भी मेरे पास क्या रहना चाहिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखिए, तो आंसर भी मेरे पास किस में रहना चाहिए बेटा, मिनिमम एसएफ में रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आती है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है एक क्वेश्चन, यानी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राउंड ऑफ करना है हमें इसे। अगर हम लोग, और अप टू 2 डिजिट तक, क्या बोल रहे हैं भाई, टंग स्लिप हो रही है, 2 डिजिट तक, अब परफेक्ट है। तो यहां पर आप लोगों से बोलता है 56.78 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 2 ही नंबर आने चाहिए। तो ध्यान से देखो यार, ये तो ज्यादा है, 5 से बहुत ज्यादा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ओवरऑल करके 57 बनेगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बी। क्यों आएगा? क्योंकि भाई 5 से बहुत ज्यादा है, 7 भी ज्यादा है, 8 भी ज्यादा है। अगली कंडीशन की बात करते हैं। अब इसने बोला सिर्फ 3 तक लेकर जाना है इसे, यहां तक। अब 3 तक लेकर अगर हम जा रहे हैं और ये वाली वैल्यू हमारे पास कैसी है, इवन है, इवन होने की वजह से, और 5 के बाद कोई वैल्यू है नहीं, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे, यानी 2.64 ही इसका आंसर आ जाएगा रूल के हिसाब से। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है सबसे मिनिमम वैल्यू। यानी कि अगर आप अपने स्केल को देखेंगे, जो आपका मेजरमेंट स्केल है, उस स्केल को ध्यान से देखिए। स्केल को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक जगह तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे उसके अपोजिट साइड में दिया हुआ है आपको मिलीमीटर के अंदर। कहने का मतलब मिलीमीटर उसका सबसे छोटा काउंट है, और जितनी छोटी वैल्यू होती है ना, उतनी ज्यादा प्रिसीजन उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? ये हमें बोलता है, जैसे कि आप देखिए फिर रूलर डिवीजन ऑफ 1 mm आपको दिया हुआ है, तो ये उसका लीस्ट काउंट हो गया, सबसे मिनिमम वैल्यू ही लीस्ट काउंट हो जाती है। सिंपल सी चीज, लीस्ट मतलब कम, काउंट मतलब नंबर, सबसे कम नंबर, सिंपल सी चीज। आगे चलते हैं। अब आपके पास ना यहाँ पर 2 कंडीशन आती है, और वो 2 कंडीशन कौन कौन सी होती है उसे एक बार हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो मैंने आपसे कहा, एक तो होता है बच्चों वर्नियर कैलिपर, और एक होता है स्क्रू गॉज। जब भी आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को मेजर करना हो, लेंथ को मेजर करना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर का, राइट। आप लोग किस चीज का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का। और अगर आप लोगों को कभी भी सर्कुलर पोर्शन का, मैंने बोला कभी भी अगर आप लोगों को सर्कुलर पोर्शन का डायमीटर मेजर करना है, रेडियस मेजर करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग यूज करते हैं स्क्रू गॉज का। क्या आप लोगों को इतनी कंडीशन समझ में आ रही है? यही करना है। ये फॉर्मूले याद रखना, 1 MSD - 1 VSD। MSD है मेन स्केल डिवीजन और VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन। और यहां पर आया हमारे पास ऑब्जर्व, अगर लेंथ करने को, लेंथ ऑब्जर्व करने को बोल दे कि भाई लेंथ क्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आप क्या करेंगे कि मेन स्केल डिवीजन निकाला, गिवन होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन गिवन होगा, और आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट से, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक बार इस क्वेश्चन के अंदर निगाह मारिए, फिर हम बात करेंगे आगे की। आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, कोई ज्यादा टफ है नहीं है, ठीक है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए रूल वही लगेगा, राइट। एक बार इसे देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कहता है, वर्नियर स्केल हैज 10 डिवीजन इक्वल टू 9 MSD, यानी कि 10 VSD आपका इक्विवेलेंट हो जाता है बेटा, किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 9 MSD के। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं बोल रहा। क्या इतना क्लियर है? यहां से मुझे 1 VSD निकालना है, तो वो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, तो वो आप लोग बोल दीजिए 9/10 MSD, राइट।
जिसे हम लोग लिख सकते हैं 0.9 MSD। तो यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं 1 VSD तो वो आपका इक्विवेलेंट हो जाता है 0.9 MSD के इक्विवेलेंट। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आपसे कहता है इफ 1 MSD इक्वल टू 1 mm, और आपको क्या दिया हुआ है बेटा, साथ में आपको दिया हुआ है कि 1 MSD आपका इक्वल हो जाता है आपके पास 1 mm के, राइट। अब आपसे क्या पूछता है निकालने के लिए, बोलता है लीस्ट काउंट बता दो मुझे क्या होगा। देखो कितना सिंपल है, आपको क्या करना है बेटा, यहां पर आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब लीस्ट काउंट निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं, कोई इफ और बट नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आप लोग आंसर आ जाएगा, राइट। अब लीस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या जानते हैं बेटा, लीस्ट काउंट होता है हमारे पास MSD माइनस में VSD, 1 MSD माइनस में 1 VSD होता है। क्या इतना क्लियर है? अब अगर हम लोग यहां पर देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, 1 MSD हमारे पास 1 mm के इक्विवेलेंट है और 1 VSD 0.9, तो हम यहां पर लिखते हैं 1 MSD माइनस में लिखेंगे कितना, 0.9 MSD। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बनेगा बताइए एक बार, अगर आप 1 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो 0.1 और ये हो जाएगा mm, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 0.1 mm, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप देखिए, कहता है अ वर्नियर कैलिपर हैज 20 VSD। ये आपसे क्या बोलता है, 20 VSD। ये देखो यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो 20 VSD ये इक्विवेलेंट है आपके पास कितने, 49 MSD के। तो 20 VSD आपके पास 49 VSD के इक्विवेलेंट है। अब 1 MSD, अब यहां से पहले 1 VSD निकाल लो, उलझना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हैं। 49/20 ये हो जाएगा हमारे पास MSD, ठीक है बेटा। और 1 MSD आपको ऑलरेडी यहां पर गिवन है, उसे आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, ये है 1 mm। तो ये सारी चीजें हमें यहां से पता चल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से यहां पर लाइन को ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहां पर निकाल देंगे वैल्यूज को। सिंपल, इतना इजी है। लीस्ट काउंट निकालना है बेटा, तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है बताओ, 1 MSD माइनस में 1 VSD। 1 MSD माइनस में क्या होता है बेटा, 1 VSD होता है। अब 1 MSD तो आपको 1 mm दिया हुआ है, ठीक है, ये लीजिए। तो आपने क्या करा यहां पर, ये 49/20, तो क्या MSD की जगह mm, तो ये भी mm में आ जाएगा। तो आप यहां पे लिखिए 49/50 mm, क्योंकि 1 MSD आपका इसी के तो इक्विवेलेंट है, तो ये आ गया। यहां से आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/50 mm। ये देखिए, इसे एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, एक बार निगाह मारिए इस पे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बस एक बार समझ जाओ आप लोग चीजों को कि हमारे पास कैसे यहां पर चीजें फॉर्म होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप लोग इतना समझ गए ना तो फिर चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, राइट। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कितना हो जाएगा बताओ एक बार, 0.02 mm। चलिए, तो 0.02 mm हो गया हमारे पास। तो 0.02 तो नहीं है बेटा, यहां पर हमारे पास 0.2 आना चाहिए, 0.2 mm, 0.2 mm, ठीक है। अब ठीक है, 5 दूनी 10 और ठीक है, अब परफेक्ट है। ये लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आपके पास सेम कंडीशन आया स्क्रू गॉज में। अब स्क्रू गॉज के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कंडीशंस बहुत सारी हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है बेटा, ये देखिए सर्कुलर पोर्शन आपके पास है, तो जब भी आपके पास कोई भी मेटेलिक बॉल हो या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका आपको डायमीटर आइडेंटिफाई करना हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग यूज करते हैं स्क्रू गॉज के लिए बात करते हैं। जैसे आपके पास इसमें दो चीजें होंगी, या तो पिच निकालने की बात करेगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है हमारे पास पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, गिवन होता है, ठीक है। तो वहीं पर पिच हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशन। सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे देख लीजिए एक बार आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसका भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है। आइए, सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला ही आ गया, द लीस्ट काउंट। तो हमारे पास क्या होता है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो बी चला जाएगा डायरेक्ट। आगे की बात करते हैं, कहता है स्क्रू गॉज हैज पिच, पिच आपको दिया हुआ है 0.5, तो मैं लिख लेता हूं 0.5 mm, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीजन जो आपको यहां पर दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है 50 डिवीजन दिया हुआ है, राइट। ये चीज हमें यहां पर देखनी है मेरे लाल, कि जो भी आपको गिवन हो ना उसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट होता है सर 0.5 और डिवाइड कर दीजिए आप लोग किससे, 50 से। तो आप इसे और क्या लिख सकते हैं यहां पर, आप इसे लिख सकते हैं सर 5/500, 5/500 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे, इसे हम और क्या लिख सकते हैं 1/100। तो यानी कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट निकल कर आएगा बेटा, वो हो जाएगा 0.01 mm, राइट। ये हमारे पास निकल कर आएगा लीस्ट काउंट। तो अगर हमारे पास आंसर है तो टिक करते हैं 0.01 mm, ये हो जाएगा। सिंपल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एरर। अब एरर होता है भैया गलतियां। अब गलतियों का ना बहुत सिंपल तरीके से आप लोग समझो, गलतियों का मतलब क्या होता है। ऐसा मानो कि आप लोग किचन में हैं, अपनी मम्मा के पास खड़े हैं, आपने कोई गलती कर दी।
अब घर वालों ने देख लिया कि हाँ भाई इस बच्चे ने गलती कर दी, नोटिस हो गया। अब उसके बाद आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम करे, लेकिन कोई भी काम आपका नोटिस नहीं होगा। ठीक है, आप क्या याद दिला रहे हैं, हाँ आज अच्छा कर दिया तो क्या, कल वो भी तो तूने तोड़ा था, कल वो भी तो गलत काम तूने करा था। तो ये सारी चीजें क्या रहेंगी, आपकी चलती रहेंगी। तो इसी चीज के लिए हम लोग बोलते हैं एरर। और गलतियां हमेशा ऐड होती हैं, याद रखना। मैं फिर बोलता हूं, गलतियां हमेशा ऐड होती है, माइनस कभी भी नहीं होती। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब एक और चीज समझो, एरर निकालने के लिए कैसे निकालोगे एरर। मान लेते हैं एग्जांपल समझो, मेरे पास ये स्केल है, कोई भी मान लो, मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये है, इसके अंदर जो इसकी जो लेंथ है मैंने माना 5 सेंटीमीटर। कितनी मानी मैंने, एग्जांपल ले लिया 5 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला बच्चों से, बच्चों ये लो इसे और इसे मीजर करके लाओ इस पेन को। अब आप गए, आपने जाकर के मीजर किया, मीजर करने के बाद कोई बच्चा तो एग्जैक्ट ला रहा है 5, कोई बच्चा कह रहा है सर 5.2 सेंटीमीटर, कोई कह रहा है सर 4.8 सेंटीमीटर। तो जिसने 5.2 बताया उसने प्लस में 2.2 सेंटीमीटर ज्यादा बता दिया, जिसने 4.8 बताया उसने 0.2 सेंटीमीटर कम में ज्यादा बता दिया, मतलब सॉरी कम बता दिया। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, ये एरर है। इसी चीज के लिए बोलते हैं। कैसे निकल कर आता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें से मीजर्ड वैल्यू को माइनस कर लो। एग्जैक्ट वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, कितनी मीजर करी है उसे माइनस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास होता है कुछ अलग अलग टर्म, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है मेरे लाल, एब्सोल्यूट एरर। ये देख, एब्सोल्यूट एरर की हम बात करते हैं। एब्सोल्यूट एरर कुछ भी नहीं होता, आपके पास एक वैल्यू है, आप ऐसा मानिए एग्जांपल के तौर पर देखो, हमारे पास क्या है, ये लीजिए, मीजर्ड लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की 12.5 सेंटीमीटर, आपने मीजर करा इसे, लेकिन जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी वो थी 12.3 सेंटीमीटर। ये लेंथ लिखा है बेटा, ठीक है, इसे आप लोग समझना, ये लेंथ लिखा है। जो आपने मेजर कराया वैल्यू को वो था 12.5 सेंटीमीटर, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ थी वो है 12.3 सेंटीमीटर। तो बस माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ऐसे एरर जो आते हैं उसे एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो किसी से रिलेट हो रहे हो, सिंपल सी चीज है। तो एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला है ना, उसे ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं आपने 0.2 था, तो आपने क्या करा, यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर आपका आया 0.2, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 0.2 आया। अब आपने बोला एक्चुअल लेंथ कितनी थी, 12.3 सेंटीमीटर। इसी एग्जांपल से देखो 12.3 सेंटीमीटर ये रही, तो आपने उसके साथ डिवाइड कर दिया, निकल कर आ गया। सिंपल सी चीज है, आगे चलते हैं। अब परसेंटेज एरर क्या होगा, जो आपने अभी वैल्यू निकाली है उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे लाल, तो आपके पास परसेंटेज एरर निकल कर आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो भी आप ये परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नीट के एग्जाम में आता है ना, वो यहीं से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार हम लोग देखते हैं। अब जैसे आप लोगों से बोलता है, एक एक्सपेरिमेंट था, परसेंटेज आपको फिजिकल क्वांटिटी ABCD दे दी उसने, ये आपको बोला ABCD ये है और x की वैल्यू ये है। तो एक बार इसे देखो, x में आपके पास आया a², ठीक है, b की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, अपॉन में आपको दे दिया c की पावर 1/3 और आपको दे दिया d की पावर 3। ये आपके पास यहाँ पर कंडीशन आ गई कुछ, राइट, ये लीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को जो वैल्यू दी गई है बेटा, उसे आप देखो एक बार। x आपको दिया है 1%, x है y है, ABCD दिया हुआ ना, ठीक है, ABCD लेते हैं। तो a जो आपको दिया हुआ है बेटा वो 1% दिया हुआ है, क्या इतना क्लियर है। और इसी के साथ आपको जो b दिया हुआ है, a b c और ये रहा आपका d, ये आपको गिवन है। तो b आपको दिया है 2%, 3% और ये 4%, ये PYQ है, नीट में आया हुआ है, ठीक है, ये लीजिए। अब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, तो मैंने आप लोगों से एक चीज बोली थी कि कभी भी एरर को आप माइनस नहीं करेंगे, ये ऑलवेज प्लस होता है। यानी गलतियां जो होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं, वो घटती कभी भी नहीं है, ये चीज हमें याद रखनी है। तो ऐसी कंडीशन से मैं जब भी यहां पर बात करूंगा आप लोगों के लिए, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, याद रखना, इसे 2 की वैल्यू को आगे भेज दो, जो भी पावर हो उसे आगे प्लस कर दो। b की पावर 1/2 है तो 1/2 को आगे इंटू में b, प्लस कर लीजिए c की पावर 1/3 है तो प्लस 1/3 इंटू में c, प्लस कर लीजिए d की पावर कितनी 3, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा d। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर देखो, ये तो सर हमारे पास कैसा था, वैल्यू नीचे थी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, सर माइनस हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर हमेशा ऐड होता है। बस इस चीज का हमें यहां पर ख्याल रखना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपके पास जो x निकल कर आया, यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1%, प्लस में आप लोग लिख लीजिए 1/2 और इंटू में b की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2%, प्लस में कर लीजिए आप लोग 1/3 इंटू में c कितना हो जाएगा हमारे पास 3% और प्लस कर लीजिए आप लोग 3 इंटू में हो जाएगा 4। बस यहां से कटपिट अगर होती है तो करो, नहीं तो आंसर आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास कितना 2 और प्लस में हो गया हमारे पास 1, प्लस में हो गया हमारे पास 1, प्लस में हो गया हमारे पास 12, तो कितना 12 और 1 13 14 15 16% आंसर है, देख लो, ऐसा निकाला जाता है, ठीक है। अब ये देखिए,
अब दूसरी चीज, आप ऑप्शन देखते ही क्या चीज एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर सकते थे कि भाई ये तो नहीं होगा, माइनस में आ रहा है और एरर का भी नेगेटिव होता नहीं तो माइनस में कैसे आएगा, ये तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर गलती आ सकती थी, बाकी आंसर आप निकाल सकते थे, इजिली आपके पास आ गया। ये देखिए, एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इतना अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक बार आप लोग अगर देखो, अब उस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ गए तो, अगर ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फंस गए तो तब यहां पर क्या किया जाएगा, एक बार इसे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आ जाए, देखो सिंपल परसेंटेज तो आप लोग सीख चुके कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए जहां पर आप लोगों को वैल्यू दी हुई है, जी आपको बोला गया है कितना 4π² इंटू में हो गया आपके पास l, अपॉन में कितना हो गया हमारे पास t², ये आपको यहां पर एक वैल्यू दी हुई है, राइट, ये लीजिए। अब अगर आप लोगों से बोलता है कि हमारे पास देखो लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, ये देखो समझो, ये समझने वाली बात है 10 और ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस 0.1। अब ये प्लस माइनस आपको समझ में आ रहा होगा, ये एरर है, ये चेंज है, ये डेल्टा है। ठीक है, अब लेंथ आपको दिया है और टाइम पीरियड आप देख लीजिए, यहाँ पर टाइम पीरियड भी जो आपको दिया है आप देखिए 100 + -1, ये आपको दिया है कितना 100 + -1, ये हमारे पास क्या हो गया सेकेंड, राइट। अब अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलूं ऑनेस्टली, तो ये मेरे पास जो है, ये वाली जो वैल्यू है इसे बोलते हैं हम लोग डेल्टा एल, और ये वाली जो वैल्यू है इसे आप लोग बोलते हैं एल। ये जो है आपके पास इसे आप बोलते हैं टी, और ये आपके पास जो निकल कर आया ये होता है डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी कितना है 1, डेल्टा एल है हमारे पास 0.1, सिंपल। अब आपसे पूछ रहा है जी की परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो परसेंटेज एरर कैसे निकल कर आएगा बेटा, डेल्टा जी बाय जी इंटू में 100 कर दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू करिए, देखो 4π² कांस्टेंट है, हटा दो कांस्टेंट, कुछ नहीं करना। ठीक है, लेंथ की बात करते हैं बेटा, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, प्लस में कर लीजिए आप लोग 2, इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा टी बाय टी, और मैंने बाहर 100% कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो परसेंटेज आपको दिया हुआ था, लेकिन यहां पर आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना तो जानते हैं ना, जैसे आपके 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो आप क्या करते हैं 80 / 100 मल्टीपल बाय 100, तो हमने वही तो करा है, सिंपल। ठीक है, वही चीज यहां पर होने को आई है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, देखो बेटा डेल्टा एल वगैरह सारी वैल्यूज आप लोग जानते हैं। अब डेल्टा एल की वैल्यू मेरे को एक बार बताओ आप लोग क्या होगी। डेल्टा एल के लिए आप लोग लिखते हैं 0.1, डिवाइड कर लीजिए 10, प्लस कर लीजिए 2, इंटू में हो जाएगा डेल्टा टी मतलब कि 1, और अपॉन में कर लीजिए आप लोग 100। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग 100 से, बस, और ये हमारे पास 100% है। यहां से इतना कर लिया तो काम हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये वाला पॉइंट हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, 10, अब ये 100 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल करके जो मेरे पास निकल कर आएगा वो आएगा 3% आंसर। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा बच्चा पार्टी, 3% आंसर आएगा, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? ये देखो, इस पे निगाह मारिए एक बार, ये देखिए, ध्यान से देखिए, हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर आप लोग यहां तक आ गए तो इट मींस कि आप लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को बहुत अच्छे लेवल पर सीख लिया है। हमने हर तरह के क्वेश्चन किए, सारे टॉपिक्स को यहां पर कवर अप किया, और आप अगर नीट वाले बच्चे हैं तो ध्यान रखना ये वाला वन शॉट आपके लिए मोर देन इनफ है। और बहुत सिंपल शब्दों में एक चीज बोलता हूं कि आप लोग हर तरह से विश्वास कीजिए, हम लोग आपको सारी चीजें करवा देंगे। ठीक है, अगर बच्चों को लगता है कि भाई फिजिक्स हमसे हो नहीं रही है सर, हो नहीं पा रही है, नो इश्यूज, हम करवा रहे हैं यहाँ पर, दिक्कत मत ले, बस तेरा काम है मन लगाकर पढ़ाई करना, और हम तेरे को सारी चीजें कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।